हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लास 11th की फिजिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि कई बार आपने देखा होगा आपके भैया लोग जो क्लास 12th में पहुंचे होते हैं वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैंने 11th क्लास बर्बाद कर दिया। उसका कारण क्या होता है कि 12th में कुछ चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए 11th की चैप्टर की नॉलेज होनी आवश्यक है, तो उनको तब 11th क्लास का मामला पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज वो 12th अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, सीयूटी वगैरह हो, वहां पर पूछा सारा जाता है। तो अगर आपको सारा करना ही पड़ेगा तो इट इज बेटर कि अभी हम अच्छे से इसको क्लियर कर ले, जिससे 11th की पूरी पढ़ाई भी अच्छे से समझ में आ जाए और 12th में हमारे ऊपर एडिशनल लोड नहीं रहे। जब चीजें समझ में आती रहेंगी तो आसान लगती रहेंगी। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि 11th क्लास में आप प्रॉपर फोकस फिजिक्स पे कर लीजिए। इसी मामले में आपको सपोर्ट करने के लिए ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है। ये केवल क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की सीरीज नहीं है, इसमें मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके फंडे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इस तरह के कैसे भी क्वेश्चंस आए तो आप उसको फोड़ दें, ये नहीं कि यही क्वेश्चन करा दिया और बात खत्म हो गई। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फिजिक्स आसान लगे, आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल बनने शुरू हो जाएं, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए आज की बात शुरू करते हैं और ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 8, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी। आप एक ही जगह सारे वीडियो को पा पाएं और आसानी से देख पाएं, इसलिए ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी मैंने बना दी है। इसमें देखिए डिटेल्ड वीडियो है, यहां पर ये वन शॉट है, नीचे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लग जाएंगे। जब इस पर आप पहुंचेंगे ना तो यहां देखिए टैब्स हैं, 12th फिजिक्स है, 12th मैथ्स है, ये 11th फिजिक्स है। तो जब आप इसको ये मोबाइल में नीचे भी दिख सकते हैं और ऊपर भी दिख सकते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। जो भी चैप्टर का जो भी चीज देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 4 देखना चाहते हैं तो इस पे आप प्ले पर क्लिक कर देंगे और ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आपको इससे सहूलियत होगी कि क्या चीज सर ने मेरे लिए बनाई है और जो आप देखना चाहते हैं क्लिक करके देख लीजिए, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए एक तो तरीका है कि अरविंद एकेडमी के होम पेज पे चले जाएं। ये रहा होम पेज और यहां देखिए लिंक लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये पहला वाला ऑल वीडियो लेक्चर्स जो दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए और वीडियो लाइब्रेरी पर आप चले जाएंगे। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगा दूंगा, वो क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी। दोनों तरीके हो गए जो मैंने बताए। इससे फायदा क्या है कि आपकी कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है। जो वीडियो आपकी जरूरत का लगता है वही आप आसानी से देख सकते हैं। ये लिस्ट अपडेटेड हमेशा रहने वाली है, यानी जो भी चेंज मैं अभी करूंगा 1 सेकंड में वो चेंज इसमें आपके पास तक पहुंच जाता है। तो हमेशा लेटेस्ट या अपडेटेड फॉर्म आपको मिलता रहेगा। आगे की बात करते हैं बेटा कि कई बच्चों को चाहिए होते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ। तो पीडीएफ लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा और डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। कुछ बच्चों को और मदद चाहिए होती है तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड करें। इसके स्टोर सेक्शन में जाएं, यहां पर क्लास 11th के लिए कई मटेरियल्स मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई को 11th की जर्नी को बड़ा मजेदार या आसान बना देंगे। आप उन चीजों को लेकर अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। करते हैं शुरू। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सभी क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए 8.1 इसमें बोला है स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस वन। ये एक स्टील वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर और इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्टील वायर ऐसे लिख देते हैं, और इसका है 4.7 मीटर। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, यानी जितने से खिंचता है वो सेम है, यानी सपोज करिए डेल्टा एल से खिंचता है
एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ, एक कॉपर वायर भी है, ये रहा आपका दूसरा कॉपर वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस, इसकी लेंथ है बेटा 3.5 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अंडर ए गिवन लोड, यानी जितना ये एक्सटेंड हो रहा है एक्सटेंशन, उतनी एक्सटेंशन इसका है, और अंडर द गिवन लोड, यानी कि इसके ऊपर जो लोड आपने लगाया है, सपोज F, वही लोड इसके ऊपर लगाया है। गिवन लोड का मतलब है दोनों के लिए लोड एक ही है, क्योंकि गिवन लोड है जो भी लगा रहे हैं। What is the ratio of the Young's modulus of steel to that copper? हमको निकालना है Young's modulus स्टील का और यंग मॉडुलस कॉपर का, इसका रेशियो। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन करते हैं इसको। आप जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो स्टील के लिए निकालें, फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम होगा, जिसे आप FL/A × ΔL लिखते हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब YS स्टील के लिए लिखा है, तो गिवन लोड फोर्स ले लिया, लेंथ इसका क्या है बेटा 4.7, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 3 × 10⁻⁻5, और डेल्टा एल, तो डेल्टा एल ही छोड़ दीजिए आप, जब आप रेशियो लेंगे ना तो एफ और डेल्टा एल कट जाएगा। तो यहां पर दूसरी बात करते हैं, ये वाई हमें चाहिए कॉपर के लिए, तो फिर यही फॉर्मूला लगा दिया कॉपर वाले के लिए। ठीक, यहां कॉपर कॉपर चाहे तो लिख दो, यहां स्टील स्टील लिख दो। तो फोर्स वही था, लेंथ ऑफ कॉपर बेटा क्या है 3.5 मीटर, एरिया क्या है इसका 4 × 10⁻⁻5, डेल्टा एल वही है। ये मैंने दोनों का यंग्स मॉडुलस निकाल दिया। अब इसका रेशियो ले लीजिए, करना क्या है, तो यहां पर मैं कलर को चेंज कर लेता हूं, और YS/YC, तो पहले YS लिख रहा हूं F × 4.7 3 × 10⁻⁻5 × डेल्टा एल, और डिवाइड करने की जगह मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पलट के, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिससे अल्टीमेटली वो डिवाइड हो जाएगा, और F × 3.5। अब यहां से देखिए कई चीजें जाएंगी कट, डेल्टा एल, FF सारा कुछ कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻5 भी कट गया है, और भी बहुत कुछ कट जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द रेशियो 1.79, एंड दिस इज द योर आंसर। इस तरह से सवाल हो जाएगा। मैंने डायग्राम बना के भी आपको समझाया, जिससे आप क्लैरिटी ले पाएं कि इसमें हो क्या रहा है। तो आप इसको, मैं हटता हूं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, अगले सवाल को हम लोग करेंगे। तो मैं हट जाता हूं, और उम्मीद है आपने इसको पॉज किया होगा और नोट भी किया होगा। चलते हैं इसके सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पर। यह है इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो यहां देखते हैं क्या लिखा है इन फिगर 8.9। ये फिगर 8.9 है, शोज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। ये स्ट्रेस देखिए दिया हुआ है इधर, और इधर स्ट्रेन दिया हुआ है। ये कर्व बनाया है जो हम लोगों को पढ़ा भी है। फॉर ए गिवन मटेरियल व्हाट आर पहला है यंग मॉडुलस बताइए, ये देखिए लिखा हुआ है कि यंग मॉडुलस बताओ इसका, और दूसरा क्या है कि अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ बतानी है इस मटेरियल की। तो मैं यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है याद भी दिला दूंगा आपको। खैर पहले यंग मॉडुलस निकाल लेता हूं, यही निकल जाएगा यंग मॉडुलस बहुत ही आराम से। तो देखिए यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहां पर देखिए जहां पर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, वहां की कोई भी फिगर ले लीजिए, मैं ये पॉइंट ले लेता हूं। अब यहां के लिए देखिए स्ट्रेस 150 है × 10⁻6, और ये स्ट्रेन है, तो ये पोर्शन मैं कनेक्ट कर रहा हूं। स्ट्रेस हो गया 150, पावर लिखा 10⁻6, तो ये हो गया 10⁻6, और स्ट्रेन की बात करें तो 0.002। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 7.5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पहले का तो बेटा बड़े ही प्यार से आंसर आ गया है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। देखिए दूसरी बात में मैं रेड कलर यहां लेता हूं। अब दूसरी बात में हमको करना क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या था, स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने पढ़ा था। देखिए एक पोर्शन होता है जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है, फिर बेंड करता है आपका ये कर्व। बेंडिंग में वो पॉइंट
जहां भाई ये पॉइंट की अगर हम बात करें, ये मान लीजिए मुड़ा है ना, तो इस यहां सपोज करिए ये जो बेंडिंग है इसमें तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। हुक्स लॉ का मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वरना तो ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, यहां फॉलो हो रहा है, यहां फॉलो नहीं हो रहा इतने दो पॉइंट के बीच में। तो वो पॉइंट जहां तक ये मैं यील्ड स्ट्रेंथ ले रहा हूं, ये पॉइंट जहां तक आप ले जाएं और लोड को हटा दें तो वापस अपनी शेप को ये रिगेन कर लेता है। वायर वाला एक्सपेरिमेंट था ना, वायर पे लोड डालते चले जा रहे थे, वो खिंचता चला जा रहा था, फिर लोड हटा के देख रहे थे कि वायर का क्या हो रहा है। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन में क्या होता था, एक वायर लिए थे आप, थोड़ा आपको ध्यान दिलवा दें इससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। ये वायर समझ लो, यहां एक पैन लगा देते हैं और यहां पर वजन रखते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप वजन बढ़ाते जाते हो, स्ट्रेस बढ़ाते जाते हो F, वैसे वैसे ये वायर खिंचता जाता है। तो शुरू में ये 0 से लेकर इस रेड वाले क्रॉस तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, स्ट्रेट लाइन मिलती है। फिर उसके बाद एक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, और दूसरी बात क्या थी कि जैसे आप लोड हटाओगे तो ये जो वायर है खींचने के बाद जब लोड हट गया तो वापस चला जाता है, ओरिजिनल शेप को पकड़ लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इस पोर्शन में आप लोड जब बढ़ाते हो तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस कुछ और बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। लेकिन उस समय भी अगर आप लोड को हटा दो तो वायर क्या करता है, अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, मतलब शेप को रिगेन कर लेता है, लेकिन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है। तो वो पॉइंट जहां तक ऐसा होता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। इससे ज्यादा कार्यक्रम कर दोगे तो वायर परमानेंटली खिंच जाएगा, फिर आप लोड हटा भी दोगे ना तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, खिंचा हुआ रहेगा, हमेशा परमानेंट स्ट्रेच हो जाता है उसके अंदर। तो ये मतलब था यील्ड स्ट्रेंथ का। खैर इस ग्राफ के अनुसार आप देखें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट लिखा ही हुआ है, तो यहीं कहीं आप मान लीजिए रेड कलर, व्हाइट कलर हाथ में आ गया है, यहीं कहीं मान लीजिए कि आपका यील्ड स्ट्रेंथ है। इसके बाद पता लगा कि आप लोड हटाएंगे तो वो वापसी ओरिजिनल शेप में नहीं कर पाएगा। तो इस बी पॉइंट को हम ले लेते हैं और अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ कितना लिख देंगे, अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ जिसको मैंने आपको समझाया है वो हो जाएगी वैल्यू कितनी, यहां के आसपास चले आइए तो ये करीबन 300 के आसपास दिख रहा है। तो 300 इंटू 10 की पावर 6, यही है ना, हाँ। और इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर रहा। तो यील्ड स्ट्रेंथ पर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, स्ट्रेस, उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कितना लोड झेल पा रहा है ना। स्ट्रेस तो वही होता है F ना। तो इस पॉइंट पर यील्ड स्ट्रेंथ किसे बोल रहे हैं, जहां पर वापसी जहां तक कर ले उस समय जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, जो मैंने यहां पर मेंशन कर दी और काफी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। अगला सवाल लेंगे जो 8.3 होगा। तो मैंने आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो तीसरा नंबर सवाल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे बड़े पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दो मटेरियल के हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी आर शोन इन द फिगर। द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, स्केल एकदम बराबर है, उसी एकदम सेम तरीके से बने हैं। पहली बात पूछ रहे हैं विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग मॉडुलस। तो ग्रेटर यंग मॉडुलस किसका होगा, मैं यहां कर देता हूं ए को। देखिए हमेशा जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और इस ग्राफ में बात करें तो y एक्सेस अपॉन x एक्सेस है, वरना क्या है, ये क्या कहलाएगा ग्राफिकली, स्लोप। इसको लिख सकते हो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बात समझ में आ रही होगी। तो ये स्लोप हो गया भाई साहब। अब इन दोनों में जिसका स्लोप ज्यादा है उसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। स्लोप किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। कैसे पता करते हो, ये थीटा जिसका ज्यादा हो जाए, स्लोप को टेन थीटा भी बोलते हैं। तो थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है तो थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा। तो दिस थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2
इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। ये ज्यादा आप देखें तो ज्यादा खड़ा है और ये उससे कम खड़ा है। तो ये इससे क्या साबित हो गया कि यंग मॉडुलस जो ए का है वो आपका यंग मॉडुलस बी से बड़ा है। ये पहले वाले का बेटा आंसर हो गया। अच्छा, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। तो विच ऑफ द मटेरियल्स हैज द ग्रेटर यंग मॉडुलस? ए हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। ए बड़ा है बी से तो ए ग्रेटर है। दूसरी बात, विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल? तो इसमें मैं स्ट्रॉन्गर के साथ साथ कुछ एडिशनल नॉलेज भी देता हूं। पहले स्ट्रॉन्गर की बात कर लेता हूं। तो स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्ट्रॉन्गर का मतलब हुआ कि ज्यादा टूटने से पहले ज्यादा स्ट्रेस झेल सके। आप समझ पा रहे हैं भाई? अगर स्ट्रेस वो ज्यादा झेल सकेगा टूटने से पहले, तो इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। स्ट्रेस का मतलब है लोड। एक तार लटकाए हैं, एक 10 किलोग्राम पे टूटता है, एक 20 किलोग्राम पे टूटता है, तो 20 किलोग्राम वाला ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो इससे क्या सीखे हम लोग? इससे ये सीखे जिसमें स्ट्रेस ज्यादा होएगा उसमें स्ट्रेस ज्यादा होएगा, या कह सकते हैं इलोंगेशन कम हो, साथ में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो आप क्या बोलेंगे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है? तो यंग मॉडुलस है YA इज ग्रेटर देन YB। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस ऑफ ए ये ज्यादा विथ स्टैंड कर सकता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। YA इज ग्रेटर देन YB का मतलब है, क्योंकि YA होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो YA ज्यादा है, इसका मतलब है ज्यादा स्ट्रेस को ये YA झेल सकता है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि मटेरियल A is stronger than B because it can withstand greater stress before breaking। क्योंकि इसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस ये झेल पाएगा, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये तो रहा कौन सा स्ट्रांग है। इसमें ये भी हम बात कर लेते हैं कर्व से कि कौन सा ज्यादा डक्टाइल है, कौन सा ज्यादा ब्रिटेल है। डक्टाइल का मतलब जिसको तार की फॉर्म में खींच सकते हो, समझ लीजिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, कलर को बदलते हुए व्हाइट ले लेता हूं, ये तो स्ट्रॉन्गर वाली बात हो गई। अब मैं अगली बात कर रहा हूं कौन सा ज्यादा डक्टाइल है। तो मैं लिख देता हूं मटीरियल A is more ductile than B। A मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है B से, क्योंकि यहां पर देखें A में ये जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन के बाद जहां तक फ्रैक्चर पॉइंट आता है, दिस रीजन इज मोर। और यहां पर देखिए दिस रीजन इज वेरी स्मॉल। तो आप उन तारों को क्या करते हैं, खींच सकते हैं। खींचेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, ठीक। तो जो नहीं टूटेंगे जल्दी वो डक्टाइल ज्यादा होते हैं। तो यहां पर अगर आप चाहें इसका रीजन लिखना, तो यही रीजन लिख सकते हैं कि बिकॉज इट हैज लार्जर रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन या region between its elastic limit and fracture point। अब इसी बात से इसी का उल्टा कहेंगे तो क्या बोलेंगे, ज्यादा ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई चीज पर स्ट्रेस आवे वो टूट जाए खट से। एक इसके बाद जैसे शीशा होता है ना, शीशे को जमीन पर गिरता है फट से टूट जाता है, तो ब्रिटलनेस है, शीशा टूट जाएगा। लेकिन जो आपका स्टील का बर्तन है गिरेगा तो वो टूटेगा नहीं, भले उसमें थोड़ा सा मतलब डेंट पड़ जाए, लेकिन बिखर नहीं जाएगा टूट के, क्योंकि उसके अंदर शीशे की जगह, ग्लास की जगह ज्यादा डक्टिलिटी होती है। तो यहां पर आप अगली बात लिख सकते हैं
इस बात को देखते हुए जो मैं ये भी बता दूं, जैसे एक अच्छी नॉलेज आपको हो जाए कि मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब समझ गए ना, गिरते ही टूट के बिखर जाना, जैसे ग्लास होता है, देन ए। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं? बिकॉज इट हैज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन इज वेरी स्मॉल। मतलब ऊपर वाले का उल्टा है, जिसमें प्लास्टिक रेंज ज्यादा हुई उसको ज्यादा खींच पाएंगे, जिसमें प्लास्टिक रेंज कम हुई वो जल्दी उसको ब्रिटलनेस आ जाएगी, उसके अंदर गिरते ही बिखर जाने की, टूट जाने के हालात हो जाएंगे। तो इसको आप पॉज करके बेटा इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है एक तरीके का, और आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पॉज करें और नोट करें, फिर अगली बातचीत हम लोग करेंगे। खैर, इसको आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, ये देखिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, नोट कर पाए होंगे पॉज करके। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि यहां पर 8.4 है। अगले क्वेश्चन को समझेंगे, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ए वाला लेते हैं, द यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन ऑफ स्टील। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है अभी बताता हूं। तो पहली बात लिख दीजिए, ये स्टेटमेंट बेटा क्या है? फॉल्स। आप जानते हैं कि जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। आप जब सेम स्ट्रेस, मान लीजिए ये स्टील लिया आपने, स्टील, इस पे एक एफ फोर्स लगाया और दूसरे में एक रबर है, इस रबर में एफ फोर्स लगाया, यहीं पे बात कर लेते हैं, दिस इज रबर। तो आप देखेंगे कौन सा खींचेगा ज्यादा इस समय? रबर खींचेगा। स्टील का वायर होगा तो बहुत कम खींचेगा, यानी इसमें जो डेल्टा एल स्टील होगा वो डेल्टा एस रबर से काफी ज्यादा कम होगा। देख पा रहे हैं ना? इसका क्या मतलब है? डिफॉर्मेशन स्टील में कम होगा, यानी स्ट्रेन कम होगा। अगर स्ट्रेन कम होगा तो आप समझ गए कि ये जो यंग मॉडुलस स्टील का है ये ज्यादा हो जाएगा। आप समझे ना? यहां पर अगर डेल्टा एस की वैल्यू स्टील की काफी छोटी हो जाती है अगर रबर से, तो इसका मतलब है जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। तो एल तो सेम ही था, डेल्टा एल छोटा है, तो इसका स्ट्रेन जो कि स्टील का है वो काफी कम हो जाएगा रबर के स्ट्रेन से। ये 2 बार ऐसे छोटा लगा दीजिए तो ये स्ट्रेन तो नीचे आ रहा है, देखिए। तो अगर ये कोई चीज नीचे कम हो रही है तो वाई बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? स्टील का यंग मॉडुलस बड़ा हो जाएगा रबर से। ये आपका रेफरेंस है, ये मैंने समझा दिया आपको बिल्कुल निचोड़ के तो आगे की बात करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बी की बात कर लेते हैं। द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉडुलस। जो कॉइल होती है उसको खींचते जब स्ट्रेच करते हैं तो उसमें शेयर मॉडुलस इन्वॉल्व हो जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखिए, क्योंकि अगर ये कॉइल ले लें, आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज अ कॉइल, सपोज, समझाने के लिए, तो जब इसको आप खींचेंगे ऐसे तो क्या होगा? ये ऐसे स्ट्रेच कर जाएगा, यही तो होएगा, और क्या होएगा? लेकिन इस स्ट्रेचिंग में तार का लेंथ नहीं बढ़ा और तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बढ़ा, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा, तार का कुछ नहीं बढ़ा, शेप डिफॉर्म हुआ है। आप देखिए ना, तार तो जितना लंबा यहां था उतना लंबा यहां है। वॉल्यूम तार की बात कर रहे हैं, तो तार का क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ वो भी सेम है। ये चीज फैल गई है, तो शेप इज डिस्टॉर्टिंग, ना कि लेंथ ऑफ वायर एंड वॉल्यूम ऑफ वायर। इसलिए इसमें शेयर मॉडुलस इन्वॉल्व होने वाला है। तो मैं लिख देता हूं, नो चेंज इन लेंथ। किसकी लेंथ की बात कर रहे हैं? ऑफ वायर। एंड नो चेंज
इन वॉल्यूम ऑफ वायर। फिर बदल क्या रहा है बेटा यहां पर? तो बदल रहा है शेप ऑफ, चेंज इन शेप ऑफ कॉइल। शेप ऑफ कॉइल लिखा है ना, हाँ, शेप ऑफ कॉइल। तो इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज द रीजन, सो shear modulus is involved। तो यहां भी मैंने आपको डायग्रामेटिक पूरा समझाने की कोशिश की जिससे लॉजिक और फंडे क्लियर हो जाए। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला जो सवाल है 5वां नंबर, उसको हम लोग करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर आपके सामने लाता हूं। उम्मीद है पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो 5वां नंबर है, ये भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर देंगे तो बड़ा अच्छा कर सकेंगे। अब बड़ी छोटा सवाल है, आसान है, लेकिन करेंगे। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील एंड द अदर मेड ऑफ ब्रास। ये देखिए स्टील के भाई साहब हैं, ये ब्रास के हैं। लोडेड एज शोन इन द फिगर, इस तरह से लोड दिया गया है। द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज, ये स्टील वायर की जो यहां तक की लेंथ है वो 1.5 मीटर है। इसी तरह ब्रास वायर की लेंथ दे रखी है 1 मीटर। ये ब्रास वायर की लेंथ दे रखी है 1 मीटर। पूछा है कंप्यूट द इलोंगेशंस ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर। तो इनमें कितना कितना, मतलब ये डेल्टा L1 कितना है, या स्टील का है तो S लिख सकते हो, और इसमें इलोंगेशन डेल्टा L2 कितना है, ये हमको निकालना है। यहां पर देखिए मैं समझाता हूं। स्टील के लिए पहले निकालते हैं, बड़े आसानी से निकलेगा, कोई भी लोड परेशानी नहीं है। पहले मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूं। देखिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F/A इंटू L अपॉन डेल्टा L, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब, और इसको लिख सकते हैं F/πr² इंटू L अपॉन डेल्टा L। ठीक है, यहां पर एक कदम मैं और लिख देता हूं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता था? F/A, और स्ट्रेन होता था डेल्टा L/L। पूरी चीज हो गई आपके सामने। अब यहां पे डेल्टा L निकालने गए, तो अगर आप इससे डेल्टा L निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यंग मॉडुलस के सेंस में? F इंटू L अपॉन πr² इंटू Y। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं। इसी से निकला, कोई खास चीज थोड़ी है। चलिए पहली बाल के लिए बात करते हैं। डेल्टा L1 जिसके लिए पूछ रहे हैं, कह रहे हैं डेल्टा L1 की बात रखी। अब यहां पे जो फोर्स लेना है, ध्यान दीजिएगा, वो फोर्स हमारा ये 4 किलोग्राम और 10 किलोग्राम दोनों को संभाल रहा है। तो यहां पर जो स्ट्रेस है, जो फोर्स है, मतलब लोड है, वो 10 किलोग्राम है। ध्यान देना इस बात पर। यहां पर इस वायर पर ये जो संभाल रहा है, ये 4 और 6 दोनों को खींचे हुए है ना, इस पे लोड डबल है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 6 यानी 10 किलोग्राम। किलोग्राम को न्यूटन में चेंज करने के लिए 9.8 से G से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वेट होता है mg और वेटी को आप फोर्स बोलते हैं, तो मास में G का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है साहब। L की बात कर रहा है, लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर अपॉन πr²। पाई की वैल्यू रख दी 3.14। रेडियस देख लेते हैं कितनी है। तो रेडियस ये देखिए डायमीटर थी, तो इसका आधा, यहां पर डायमीटर है 0.25 सेंटीमीटर। इसको 0.25 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं। तो इसका रेडियस कितना हो गया? इसका आधा, यानी 0.125 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इस रेडियस को यहां इस्तेमाल कर लीजिए, 0.125 इंटू 10⁻⁻² का ये रहा स्क्वायर, R² है ना, और साथ में यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन क्वेश्चन में यंग मॉडुलस ऑफ स्टील देना चाहिए, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन दैट Y स्टील Y ब्रास।
तो यंग मॉडुलस जो स्टील का होता है वो ऐसा मान लेते हैं एनसीईआरटी में कि आप पीछे से टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर 2 × 10⁻11 ये यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है जो हमको दे रखा है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ये फिगर कहां से आई, मैं लिख नहीं रहा हूं। खैर, अब इस बात को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर। ये पहले वाले का L1 आ गया है, किसके लिए? स्टील के लिए। अब दूसरी बात देखिए, ब्रास के लिए बात करें तो ब्रास के लिए आप डेल्टा L2 लिखेंगे, नंबर 2, ठीक है, समझ जाएंगे आप L2 लिखने पर। L2 की बात करें तो अगेन F2/πr2 का स्क्वायर इंटू L2/y2। फोर्स कितना या लोड कितना आया? ये ब्रास वाला केवल 6 किलोग्राम को संभाल रहा है, तो 6 किलोग्राम का मतलब हो गया 6 × G यानी 9.8, 3.14। रेडियस तो वही थी जो पहले वाली थी, 0.125 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और L2 की बात करें तो L2 क्या रहा, कहाँ गया L2 भाई? 1 मीटर है L2, ये 1 मीटर दिया हुआ है तो यहां हमने 1 मीटर लिखा। और यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास ये देना चाहिए, फिर इसमें नहीं दिया है तो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं 0.91 × 10⁻11। ये यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास है और ये यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है, ये आपको सवाल में देना चाहिए था। ठीक है, अब इस बात को आगे ले जाते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1.3 × 10⁻⁻4 मीटर, ये आपका इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी बेटा वो ये थी कि आप जब लोड को लीजिए तो ये ध्यान दे पाइए कि स्टील के लिए 4 + 6 यानी 10 किलोग्राम की बात होगी और इस ब्रास के लिए केवल 6 किलोग्राम की बात होगी। ये मेन पॉइंट था, बाकी तो आप आसानी से समझ सकते थे। तो मैं हटता हूं और इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल जो 6ठा नंबर सवाल है उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से पॉज करके आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगले सवाल को लेके आते हैं और इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, द एज ऑफ ए एल्युमिनियम क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब का मतलब ऐसे क्यूब है, देखिए इसका एज का मतलब है वही एक साइड दे रखी है। ये क्यूब है, इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्यूब है तो सबकी 10-10 हो जाती है, ये आप जानते ही हैं। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स टू ए वर्टिकल वॉल। एक फेस क्या है, वर्टिकल वॉल से लगा हुआ है। मैं इसको पकड़ लेता हूं, क्यूब मेरे पास है, तो ये देखिए क्यूब है। तो मैं आपको समझाता हूं, इस क्यूब को, ये वॉल समझ लीजिए मेरा हाथ ऐसे लगा हुआ है, ये है ना, ऐसे वॉल पे ऐसे लगा हुआ है। दूसरी तरफ क्या है, fixed to the vertical wall, a mass of 100 किलोग्राम is then attached to the opposite face of the cube। यहां पर है, अब यहां पर वजन डाल दिया है 100 किलो, तो ऐसे लगेगा वजन। वर्टिकली बात करें तो बात समझ में आ रही होगी। मैं अगर बना दूं चौखंटा इस टाइप से समझाने की कोशिश करते हुए, ये देखिए वॉल है और एक फेस इधर लगा हुआ है क्यूब का। मैं क्यूब पूरा नहीं बना रहा हूं, अच्छा नहीं बना पाऊंगा। और यहां पर आपने वजन लगाया है, यानी कि जो फोर्स है वो फोर्स 100 किलोग्राम का है। 100 किलोग्राम F लिख देते हैं, न्यूटन से 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 किलोग्राम फोर्स लिख दिया है। इस तरह से जब ये फोर्स लगेगा बेटा तो आपको मालूम है कि ये थोड़ा सा शेप डिफॉर्म हो जाएगा, इसका ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ये देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन है डेल्टा एल या डेल्टा एक्स जो भी बोले, यही पूछा। द शेयर मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम इज 25 गीगापास्कल। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन डेल्टा एल जो है, ये तो एल हो गया इधर वाला, ये डेल्टा एल हमको कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी अब आपको। मैं क्यूब को इधर रख देता हूं और सवाल को आगे बनाता हूं, क्योंकि इसमें देखिए शेप का डिफॉर्मेशन हुआ है, तो ये आप शेयर मॉडुलस लग जाएगा। तो ये बात आप समझ गए हैं। यहां पर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूं, ईटा जो कि शेयर मॉडुलस होता था, शेयर मॉडुलस, इसकी वैल्यू क्या लिखते थे, F/A, वही चीज लगा दीजिए, डेल्टा L/L। और इसको लिख सकते हो F/A × L/डेल्टा L। ठीक, और यहां पर ईटा, अभी ईटा की वैल्यू रख देंगे सीधे ही। डेल्टा एल की बात करें, जो डेल्टा एल मतलब ये चीज हमको निकालनी है,
तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन ईटा। एफ की वैल्यू लेते हैं, एफ यहां पर कितना था 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम को हम लोग जी को अगर आप आसान रखना चाहते हैं तो जी को मैं 10 ले रहा हूं, दिस इज स्मॉल जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब है। एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा जिसपे फोर्स लग रहा है, एज इंटू एज, ए स्क्वायर मतलब। तो यहां पर एरिया लेने गए तो आप 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 इंटू 0.1, ये एरिया हो गया। फिर लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ इज 0.1 अपॉन ईटा की वैल्यू है गीगा में दे रखी है, तो गीगा का मतलब होता है 25 इंटू 10 की पावर 9 गीगा पास्कल। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए और ये वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो देखिए कोई भी समस्या नहीं है, बस थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। यहां पर जो एरिया लिया आप समझ पाए होंगे, एरिया का मतलब हुआ ए स्क्वायर, जो फेस होता है। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा, आप जब शेयर मॉडुलस निकालते हैं तो ये जो फेस होता है इस पे जो फोर्स लग रहा होता है, तो ऐसे किए हो तो ये फेस तो यही है ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया एज इंटू एज ए स्क्वायर, एज है 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, तो ए इंटू ए करके ए स्क्वायर बना दिए हैं। बाकी तो आप पकड़ पाए होंगे पूरी बात। तो इस तरीके से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। मैं हटता हूं और इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर इसका जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो मैं करूंगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट डाउन कर पाए होंगे पॉज करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स, अच्छा, ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्टेड ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 किलोग्राम। देखिए कुछ ऐसी कहानी है, बिग स्ट्रक्चर कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में इस तरह से मैं बना रहा हूं। ये पिलर्स हैं, ज़्यादा मोटे बन गए पिलर, 4 आ ही ना पाएंगे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ऐसे पिलर दिए, एक पिलर, 2 पिलर, हॉलो है ना तो इस तरह से 3 पिलर, और ये रहा भैया 4 पिलर। ये पिलर है तो इस तरह से आप पिलर जैसा इसका शेप दे दें जिससे कि समझ में आए कि कहानी क्या है। ये 4 पिलर बन गए, ठीक है। इसमें कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, इसको ये स्ट्रक्चर ऐसे ये लोड 4 पिलर ले रहे हैं। होता ही है, मेट्रो बनती है कहीं पिलर लगाते हैं, ब्रिज बनता है पिलर लगाते हैं, मकान बनता है तो छोटे वाले पिलर लगाते हैं, हर जगह लगते हैं। इस तरह ये धरती पे लगे होंगे सरफेस पे, ऐसे लोड ये संभाला जा रहा है। कुल मिला के पकड़ में आ गई बात। अब देखिए क्या कहते हैं, हॉलो है इसलिए ऐसा बनाया है। द इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस ऑफ द ईच कॉलम, इसके कॉलम की बात करें, थोड़ा बड़ा फोटो बना रहे हैं इसको इनलार्ज करते हुए। ये इसका इनर रेडियस है और ये इसका आउटर रेडियस है, क्योंकि इतने में ही तो ये इसका एरिया है, बाकी अंदर तो खाली है। ये 30 और 60 है, अंदर वाला है 30 सेंटीमीटर और बाहर वाला है 60 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, सब पे बराबर लोड पड़ रहा है। कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ द ईच कॉलम, तो इस पे जो कंप्रेशन यानी दबने की वजह से जो स्ट्रेन है वो निकालना है। तो पहली बात ये देख लेते हैं हम लोग कि इस कहानी में ये जो लोड पड़ रहा है 50,000 किलो का, 4 पे पड़ रहा है तो 1 पर कितना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि लोड ऑन ईच कॉलम, लोड ऑन ईच कॉलम टोटल था 50,000 केजी और 4 पिलर लगाए हैं, डिवाइड कर दीजिए तो 12,500 किलोग्राम एक पर पड़ रहा है। ये एक पर लोड हो गया। एफ की बात करें, ये तो मास किलोग्राम में लिखा है, इसको हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,500 इंटू 9.8 न्यूटन। इतनी बात हमारी समझ में आती है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम निकालेंगे। भाई एरिया लेना होगा तो यही तो एरिया बनेगा, तो मैं चलो इसी से लिख देता हूं, नहीं येलो कर लेते हैं।
तो मैं लिख देता हूं A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कॉलम, यानी इसका एरिया जैसा आप समझ पाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई ले लीजिए कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब ये पाई की वैल्यू हो गई 22/7। और रही बात R2 की, तो R2 कितना है यहाँ पर, R2 इज कहाँ गया, 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 सेंटीमीटर का 60 रेडियाई, तो R2 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 0.60 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस अब करेंगे दूसरे वाले का जो कि था 30 सेंटीमीटर, तो दूसरे को लिख दीजिए 0.30 का स्क्वायर, ये वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं एक अप्रोक्सीमेशन के तहत इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 0.22 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा फर्क भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा ये प्रोसेस देख लीजिए। इतने 0.22 मीटर स्क्वायर आ गया। कंप्रेशन स्ट्रेन क्या हो जाएगी, कंप्रेशनल स्ट्रेन, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, स्ट्रेन अपॉन यंग मॉडुलस वाई। अब एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है F अपॉन A, यंग मॉडुलस तो Y रहता ही है, इसको लिख सकते हो F अपॉन A इंटू वाई। F की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है F की, तो 12500 इंटू 9.8 इंटू 9.8 अपॉन एरिया हमने निकाल लिया है 0.22। और ये जो था ब्रास का था या कॉलम का था, स्टील का था, उसका यंग मॉडुलस स्टील है, तो स्टील का यंग मॉडुलस ये गिवन होता है, आप मान के चलें दिया होगा 2 इंटू 11/11, ये यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2.8 इंटू 10⁻⁻6, और ये आपका आंसर आ गया। स्ट्रेन हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं, तो इसे मैं नीचे लाता हूं और इसे आप नोट कर लो, पॉज करो बेटा और नोट कर लो। फिर हम लोग 8वां नंबर का इसका सवाल करेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, वैसे तो दिख ही रहा था, लेकिन जब मेहनत हो ही रही है तो कहीं से चूका ना जाए, आप नोट कर पाए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका 8 नंबर का सवाल है। ये हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन पर हैं। ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर, कोई इस तरह का क्रॉस सेक्शन होगा उसका, कोई पीस है ऐसा। इसका जो साइड दिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ या जो भी मान लीजिए 15.2 मिलीमीटर, और ये दिया है 19.1 मिलीमीटर। ऐसे ये साइड्स दे रखी हैं। इस पुल्ड विद टेंशन विद दिस वन, इस पे जो टेंशन लगाया गया, ये समझ लिए लिटा है, ऐसे टेंशन लगा दिया, दिस इज टेंशन। प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, केवल खींचने वाला डिफॉर्मेशन है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा सरल हो गया, क्योंकि यंग मॉडुलस आप जानते हैं होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी F अपॉन A इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे F अपॉन A इंटू वाई। तो ये वैल्यू हो गई 4 टेंशन दे रखा था 44,500 न्यूटन। एरिया इससे निकालेंगे चेंज करके, तो वैल्यू आ जाएगी 15.2 इंटू 9.1, और मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 इंटू फिर यंग मॉडुलस इस कॉपर का जो आपको गिवन होगा सवाल में 1.2 इंटू 10⁻11। ये वाई है, आपका कॉपर था ना, हाँ,
सी लिख देते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.001277। ये आपका आंसर आ गया। सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है लेकिन है और इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करें। अगला सवाल करेंगे 8.9 जो भी काफ़ी आसान है। मेरे ख्याल से पॉज करके आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि है 8.9। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्टील केबल विथ ए रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स ए चेयरलिफ्ट एट ए स्काई एरिया। चेयरलिफ्ट क्या होता है ना, आपने देखा होगा हिल स्टेशन में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे एक रोप डाल देते हैं और एक चेयर होती है जो सरक के जाती है, उस पर यात्री लोग, टूरिस्ट लोग बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। बीच में खाई हो सकती है या जो भी है, आप समझ रहे हैं ना कि ये यहां से दिखाऊं, ये मान लो पर्वत है, ये एक दूसरा माउंटेन है या ऊंची चीज है, यहां पर एक रोप बांध देते हैं, रस्सी, और यहां पर ऐसे एक चेयर सी लगा देते हैं जिसपे बंदा बैठ के एंजॉय करता है और ये सरक के ऐसे जाता है। इसे चेयर लिफ्ट बोलते हैं। समझ गए होंगे इतने में। तो वो कहते हैं ना कि लटक गए और एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ये कहानी है। तो इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड दिस वन, जो स्टील केबल जिससे ये लटके हुए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट। तो ये बात आसान सी है क्योंकि आप लिखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस is equal to maximum load upon area of cross section। भाई यही तो होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस आप पढ़ते ही थे, F अपॉन A, उसी को थोड़ा फैला के लिख दिया मैक्सिमम के टर्म में। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना, मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसी के साइड यहां लिख देते हैं भाई, ये मैक्सिमम लोड तो मैक्सिमम लोड ही रहा जो दिया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर। तो मैक्सिमम लोड क्या रहा यहां पर, मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू मैक्सिमम स्ट्रेस, और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। जो स्टील का वायर था उसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर था, और मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है 10 की पावर 8। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.07 10 की पावर 4 न्यूटन। तो ये देखिए आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हटता हूं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद है बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इसका 10th नंबर का क्वेश्चन है। ये रहा 10वां नंबर का क्वेश्चन बेटा। इसमें देखते हैं क्या बोला है। ए रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाई 3 वायर्स। 3 तारों से ये लटका हुआ है लगता है। ईच है 2 मीटर लॉन्ग। Those at each end are of copper and the middle one is iron। ये कुछ ऐसी कहानी है। ये एक मिडिल रॉड ले लेते हैं और इसको 2 एंड पर आपने लगा रखा है कॉपर, और बीच वाला आपका आयरन का तार है। Determine the ratios of their diameters if each is to have the same tension। सब पे सेम टेंशन है, यानी तीनों पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। टेंशन कह दीजिए, ये टी बना दीजिए, सेम टेंशन है। और कुछ बोला था शायद 2 मीटर लॉन्ग है वायर्स, तो एल की वैल्यू सभी के लिए 2 मीटर है। ये हमारे पास कहानी है। अब देखिए यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो आप टेंशन यानी फोर्स ले लीजिए, ये इधर लग रहा होगा, तो वैल्यू हो गई T अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L। ये टेंशन का मतलब फोर्स है यहाँ, ठीक। नीचे जब किसी तार, ये जो कि डायरेक्शन ऐसे बनाया, घबरा मत जाना। जब किसी चीज पर आप फोर्स नीचे लगाते हो तो तार में टेंशन इधर लगता है जहां पर फोर्स लग रहा है या जहां पर नॉट बंधी हुई है। तो जहां पर जॉइंट होता है उसके
अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट होता है। तो फोर्स इतना लगा तभी टेंशन इतना क्रिएट हुआ, वरना सोचो ये ऊपर टी क्यों लिख दिया सर ने, है ना। तो ये वैल्यू हो गई टी बराबर एफ, आप समझ पाए। अब इससे अगर आप देखें सभी वायर्स के लिए, यहां पर फॉर ऑल वायर्स सेम है हमारा एल, डेल्टा एल एंड टी। अब आप कहेंगे देखिए टेंशन तो तीनों पे बराबर था, एल भी तीनों का सेम था, डेल्टा एल भी सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग है ना। तो जो एक्सटेंशन इसमें आएगा वही एक्सटेंशन इसमें आएगा, वही एक्सटेंशन इसमें आएगा। तो इस बात को चाहें तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं, जैसे हमेशा ध्यान रखें, एज द बार इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली supportably by the three wires, the increase in length delta L of each wire should be same. ठीक है, ये वायर है, इसलिए डेल्टा एल यानी तीनों क्वांटिटी सेम हो गई। अब इससे हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं, यहां पर आ जाओ। हम इससे ये इन्फरेंस, क्योंकि सारी क्वांटिटी सेम है, एल डेल्टा एल एंड टी, तो हम कह सकते हैं वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो सेम हो गई। तो ए की बात करें तो क्या लिख सकते हो, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। ए का मतलब है, अगर मैं रेडियस में लिखूं तो पाई आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, और डायमीटर में लिखो तो रेडियस होता है d/2, तो लिख दोगे डायमीटर अपॉन ऐसे 4 प्रोपोर्शनल 1/f। तो यहां से अगर डायमीटर की बात की जाए तो 1/√y के प्रोपोर्शनलिटी आ गई। ये बाकी तो कांस्टेंट है और रूट ले लीजिए यहां पर। अब यहां पर इसी बात को समझते हुए हम लोग लिख देंगे डी कॉपर अपॉन डी आयरन, और ये वैल्यू हो गई वाई आयरन अपॉन वाई कॉपर। वैल्यू रख दीजिए, दोनों का यंग मॉडुलस, ये गिवन होगा, इस सवाल में दिया नहीं है, आपको जब करने को मिलेगा तो दिया होगा, याद नहीं रखना है। तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं 1.9 इंटू 10⁻11 पास्कल, और कॉपर की डालेंगे 1.1 इंटू 10⁻11 पास्कल। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 1.3, और ये बेटा आपका आंसर हो गया। कोई भी समस्या नहीं है, ये सारी फिगर्स घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये न्यूमेरिकल में आपको दी होगी, याद थोड़ी रखेंगे इतना। खैर, तो मैं इसको नीचे लाता हूं, पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल करते हैं जो 8.11 होने वाला है। तो इसको पॉज करें और नोट डाउन कर ले। मेरे ख्याल से पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा ऊपर कर देना होगा जिससे पूरी बात आप तक आ जाए। ठीक है, इसको आप बेटा नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो इसका 11वें नंबर का सवाल है। 11 नंबर लिखा है, इस 11 नंबर में ये है, तो यही भी क्यों हिल रहा है। तो ये 11th नंबर का सवाल है। ए 14.5 kg मास फास्टन टू द एंड ऑफ ए स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेस्ड लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर से कोई हमने मास को लटका रखा है 14.5 किलो। इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्किल विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। बांध लिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे वर्टिकल सर्किल में। ठीक है साहब, देखते हैं। और ऊपर से एंगुलर वेलोसिटी दी है ओमेगा 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। एट द बॉटम ऑफ द सर्किल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज दिस वन। Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. जब ये lowest point पर है पाथ पर, तब की ये बात कर रहा है कि आप इसमें बताइए। तो चलिए इसकी बात समझते हैं। पहले मैं डायग्राम समझाता हूं। ये आपने ऐसे बांधा था, ये एक लोड था और ये इसका सर्किल है, जिस सर्किल में ये भाई साहब
घूम रहे हैं। यहां पर देखें आप, यहां पर जो इनका वेट है mg, लोएस्ट पॉइंट, ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट। वेट तो हमेशा नीचे ही काम करेगा, और इस जिससे तार से बांधे हैं उसमें टेंशन ऐसे ऊपर लग जाएगा, जहां पर बंधा होता है उससे अपोजिट चलता है। अब इन दोनों का T माइनस mg हमें सेंटीपीटल फोर्स मिलना चाहिए, तभी चक्कर लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लिखें, हमारा जो सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो बेटा यहां सेंटीपीटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आप जानते ही हैं, उसको आप mv स्क्वायर बाई आर भी लिखते हैं, और एंगुलर स्पीड की बात हो तो mr ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं। ओमेगा आपको पता है 2 पाई न्यू के बराबर होता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो कि यहां पर 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखी है, अभी समझाता हूं आपको। तो यहां पर जो इक्वेशन बनी, यानी T माइनस mg, ये सेंटीपीटल फोर्स अंदर लगना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनी, जो सेंटीपीटल फोर्स मिलेगा वो मिलेगा T माइनस mg से। ये आपका सेंटीपीटल फोर्स है, सेंटीपीटल फोर्स, जो कि आपको मालूम है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो इधर T बड़ा होना चाहिए mg से, तभी वो सेंटीपीटल फोर्स मिलेगा, तभी ये घूमेगा। अब इसी में पूछ रहा कैलकुलेट द इलोंगेशन। तो इलोंगेशन की बात, हम टेंशन पहले निकालते हैं और फिर हम डेल्टा एल की तरफ मूव करेंगे। तो टेंशन के लिए मैं इधर ही लिख देता हूं, चलो। टेंशन के लिए आपने क्या लिखा, mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। यहां पर आप m कॉमन ले सकते हैं, g प्लस r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू। ठीक, अब वैल्यू, अगले कदम पे वैल्यू रख सकते हैं। मास था 14.5 kg, g की वैल्यू रखी है तो 9.8 रही। रेडियस की, तो रेडियस कितनी थी, चक्कर कितने में, 1 मीटर। यहां पर r दे रखा है 1 मीटर, तो ये रहा 1 मीटर। और फिर 2 पाई का स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर, और न्यू की वैल्यू इसने रखी है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये रहा 2 का स्क्वायर। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। जब आप पाई की वैल्यू 3.14 वगैरह डाल के सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद 2431.94 न्यूटन। ये सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया, जो कि है टेंशन का रिजल्ट। अब देखिए यंग मॉडुलस क्या बोलता है। यंग मॉडुलस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L, यानी F की जगह टेंशन अपॉन A और ये रहा डेल्टा L अपॉन L। अब डेल्टा L निकाल लेते हैं यहां से, तो डेल्टा L की वैल्यू क्या हो गई, TL अपॉन AY। वैल्यू पुट कर दो, टेंशन था 2431, ये निकाला है 0.94। लेंथ की बात करेंगे तो 1 मीटर की लेंथ हो गई। एरिया की बात करेंगे तो 0.065 इंटू 10 की पावर -4। ये देखिए यहां पर जो बातें दे रखी हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। और यंग मॉडुलस आपको दिया होगा 2 इंटू 10 की पावर 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.87 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और ये आपका बेटा आंसर आ गया। तो कैसे इसको करना है, पूरे मेथड को, प्रोसेस को अच्छे से समझ लें आप। मैं हट जाता हूं और इसको पॉज करके नोट कर लें। एक अच्छा सवाल है आपके हिसाब से, तो मैं इसको छोड़ता हूं, आप इसको नोट करें, अगला सवाल करेंगे जो कि 12वां नंबर है। तो पॉज करें बेटा और इसको नोट डाउन कर लें। आपने नोट किया होगा, थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं जैसे पूरी चीज़ आपके सामने आ जाए, और इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके 12th नंबर के क्वेश्चन पर। ये रहा इसका 12वां नंबर सवाल बेटा, जो कि काफ़ी आसान है, आराम से कर पाएंगे। लिखा है कंप्यूट द बल्क मॉडुलस। एनसीईआरटी में इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ किताबों में के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो खैर मैं बी की बात कर रहा हूं। ऑफ वाटर फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, इनिशियल वॉल्यूम में 100 लीटर
इनिशियल वॉल्यूम जो कि दे रखा है V बराबर 100 लीटर, इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। एंड प्रेशर इंक्रीज दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम दे रखा है। तो फाइनल वॉल्यूम पकड़ें, फाइनल वॉल्यूम V डैश 100.5 लीटर, यानी 100.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। साथ में प्रेशर भी दे रखा है जो कि है 100 ATM। इसको पास्कल में अगर आप चेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं 100 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा, इन दोनों बातों को साथ मिलें तो लिख दीजिए इंक्रीज इन वॉल्यूम जिसे आप डेल्टा V से दिखा सकते हैं और घटा दीजिए एक दूसरे में, तो 100.5 माइनस 100 और घटाने के बाद इंटू 10 की पावर -3, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब इसका हम निकालेंगे बल्क मॉडुलस, यहां लिख देते हैं जो कि मैं B से लिख रहा हूं और लिख भी देता हूं क्या है ये बल्क मॉडुलस। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, प्रेशर PV अपॉन डेल्टा V। तो P की वैल्यू डालेंगे जो कि हम लोगों ने निकाली है 100 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5। वॉल्यूम V की बात करेंगे तो 100 इंटू जो शुरू में था 100 इंटू 10 की पावर -3 और चेंज इन वॉल्यूम ये 0.5 इंटू 10 की पावर -3। इसको फर्दर कैलकुलेट कीजिए तो 2.026 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। ये आपका बेटा आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल। अच्छा, ये पूरी कंप्लीट अभी हुआ नहीं है शायद। फिर कंपैरिजन की बात कही है तो देखिए ये तो एक पार्ट हमने किया, फाइनल वॉल्यूम। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। तो एयर का देखिए बल्क मॉडुलस कितना होता है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ एयर वो होगा 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब कंपेयर करने को कह रहे हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं और इसके रेशियो को हाईलाइट कर देते हैं, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। तो वाटर का था 2.026 इंटू 10 की पावर 9, इसका है 1 इंटू 10 की पावर 5, तो 5 जीरो कम कर देगा, 2.026 इंटू 10 की पावर 4। अब कह रहे हैं इसको इंटरप्रेट कीजिए कि भाई ये इतना रेशियो ज़्यादा आ रहा है, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, दिस रेशियो इज वेरी हाई because air is much more compressible of than water। तो ये इंटरप्रिटेशन इसका हो गया कि भाई रेशियो इतना ज़्यादा है, इसका मतलब जो एयर है ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है वाटर से। तो इसको आप नोट डाउन करिए बेटा, पूरी बात मैंने आपको समझा दी है। और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये इसको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरे ख्याल से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला इसका 13वां नंबर जो सवाल है वो भी हम लोग लेके करते हैं, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए 13 नंबर का सवाल लेते हैं।
ये आ गए हम लोग 13 नंबर के सवाल पर। और इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 atm। ठीक है, ये कहीं पे सरफेस पे है, समुद्र होगा समझ लीजिए, और ये नीचे चले गए जहां पे प्रेशर 80 atm है, वहां डेंसिटी पूछ रहे हैं। गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज दिस वन। देखिए इसमें एक डाटा की जरूरत पड़ेगी, वो मैं पहले ही लिख देता हूं। वो डाटा यहां पर दिया होना, ये मान लेते हैं कि आपको पता है क्योंकि टेबल दिए रहते हैं एनसीईआरटी में। तो ये डाटा हमारा होगा कंप्रेसिबिलिटी का, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है 1 बल्क मॉडुलस के बराबर। कंप्रेसिबिलिटी 1 बल्क मॉडुलस होती है, और यहां पर इसकी वैल्यू है 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पर पास्कल, क्योंकि बी वाला पास्कल में आ गया। ये डाटा हमको रिक्वायर्ड है, या समझ लीजिए इस सवाल में गिवन है। अब सवाल को हम आगे परफॉर्म करते हैं। तो चेंज इन प्रेशर क्या है यहां पर? चेंज इन प्रेशर, तो देखिए जब ये सरफेस पे था तो वहां तो 1 atm प्रेशर था, 1 atm का मतलब समझ ही रहे हैं, और डेप्थ में चले गए तो ये बता रहे हैं 80 atm है। तो 80 में से 1 घटा दो, तो चेंज इन प्रेशर क्या रहा? P लिख देते हैं, डेल्टा P कर सकते हो, विच इज 80 - 1 79 atm, और आप पास्कल में चेंज करें तो 79 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये तो प्रेशर हो गया। डेंसिटी क्या है इसकी उस समय? डेंसिटी एट सरफेस बात करें, वो वैल्यू आपकी है सरफेस पे 1.013 1 atm के बराबर होती है 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये 5 होगा, 3 गलत लिख दिया है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। डेल्टा V अपॉन V, इसको यहीं पे थोड़ा सा लेते हैं। अब देखिए क्या, जो बल्क इधर लिख लेते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। मैं इसको पकड़ता हूं यहां। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिख रहा हूं। आप जानते हैं जो बल्क मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला होता है P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अब यहां से अगर मैं निकालूं डेल्टा V अपॉन V, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन इंटू 1 अपॉन B। दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो 1 अपॉन B की वैल्यू देखिए ये है, और प्रेशर का डिफरेंस हमने बाकी निकाल रखा है दिस 1P। तो मैं यहां पर वैल्यू लिख देता हूं 79 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, और 1 अपॉन B की वैल्यू ये है, तो इसको 45.8 इंटू 10⁻⁻11 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बल्क मॉडुलस क्या मिल गया, जो कि डेल्टा V अपॉन V क्या मिल गया? 3.665 इंटू 10⁻⁻3। ये डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू आ गई। ये 10⁻3 ही आएगा। ये डेंसिटी एज द सरफेस, ये 103 किलोग्राम लिखा हुआ है, जो कि 10⁻3 होते हुए दिख रहा है। तो मैं इसको 10⁻3 ही कर रहा हूं, यहां पर गलत छपा हुआ दिखता है। अब यहां पर अगली बात करता हूं। अगली बात में क्या हम जानते हैं कि डेल्टा V अपॉन V हम निकाल चुके थे। इसको कैसे लिख सकते हो? V माइनस V डैश, जो चेंज निकाला है V अपॉन V। अब वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो इसको लिख सकते हो m अपॉन रो माइनस मास वही रहा अपॉन रो डैश अपॉन मास अपॉन रो। सारा m कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 1 माइनस रो अपॉन रो डैश। आराम से इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। तो 1 माइनस रो अपॉन रो डैश आ गई।
अब रो अपॉन रो डैश निकालें तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के। ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू बन गई। और रो डैश निकालें अब तो रो डैश हो गई रो अपॉन 1 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अब वैल्यू रख देनी है बस, तो रो की वैल्यू हो गई 1.03 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3.665 इंटू 10 की पावर माइनस 3। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी 1.034 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल सवाल था, जो लॉजिक था आपके सामने लग गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूं जिससे पॉज करके आप पूरा नोट कर पाएं। आ गया एक स्लाइड में, इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको थोड़ा ध्यान देते हुए। चलिए अगला सवाल करते हैं, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। ये रहा 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा है कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन वी इन वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। जब प्रेशर 10 atm का है तो हम जानते हैं जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस जो एनसीईआरटी में बी से दिखाया है, उसको आप लिखते हो पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो v अपॉन डेल्टा v की अगर हम बात करें तो p अपॉन b लिख सकते हो। और p की वैल्यू 10 atm बोली है, तो 10 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन b की बात करें तो 37 इंटू 10 की पावर 9। ये डाटा भी आपको गिवन होगा, उसकी चिंता ना करें b की। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.74 इंटू 10 की पावर माइनस 5। और यही फ्रैक्शनल चेंज है, सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, आप नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इसमें 15वां नंबर सवाल है। इस 15 नंबर में डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब, 10 सेंटीमीटर उसका एज है, when subjected to a hydraulic pressure of this one। तो यहां पर देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम इसका एज था 10 सेंटीमीटर। इसका क्यूब, वॉल्यूम को क्यूब, एक क्यूब होता है आप जानते ही हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, यानी 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। प्रेशर कितना है, प्रेशर की वैल्यू हो गई यहां पर 7 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल, ये प्रेशर है। और कॉपर के लिए बल्क मॉडुलस कितना है, ये डाटा आपको दिया हुआ होगा। कॉपर के लिए कॉपर, तो इस कॉपर के लिए क्या वैल्यू मिलेगी बल्क मॉडुलस की, वो मिलेगी 140 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। अब हम जानते हैं, यहां फॉर्मूला लगा लेते हैं कि जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कई बार लगा चुके हैं, अब तो पीवी अपॉन डेल्टा वी हो गया। अब डेल्टा वी हमको निकालना है तो पीवी अपॉन बी लिख दिया जाए। पी की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 10 की पावर 6, और v कितना है 10 की पावर माइनस 3। b कितना है 140 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और आपको वैल्यू मिलेगी 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका देखिए आंसर आ गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि होगा इसका फाइनल क्वेश्चन। तो ये आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं,
जो इसका आखिरी सवाल है 16 नंबर, सरल सवाल है। तो 16 नंबर देखते हैं। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट, इतने परसेंट यानी फ्रैक्शनल कंप्रेशन दिया हुआ है, कैरी 1/4 ऑफ द लोड। ठीक है, यहां पर V कितना दिया है शुरू में, 1 लीटर का पानी है वॉल्यूम, 10⁻³ मीटर क्यूब, और डेल्टा V अपॉन V कितना दे रखा, फ्रैक्शनल चेंज 0.10%, यानी 0.10 अपॉन 100, 0.001, ये फ्रैक्शनल चेंज है। फॉर वाटर बल्क मॉडुलस हमारा क्या है, वाटर के लिए 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है PV अपॉन डेल्टा V। तो यहां पर अगर मैं प्रेशर निकालूं तो B इंटू डेल्टा V अपॉन V आ जाएगा, और वैल्यू अगर पुट कर दी जाए सारी, यानी B की वैल्यू हो गई 2.2 इंटू 10⁹, और डेल्टा V अपॉन V था 0.001, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका आंसर, और एक्सरसाइज हो गई खत्म। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आप सीखें और वीडियो देख के आपके न्यूमेरिकल निकलने शुरू हो जाएं, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पसंद आने पे तो अरविंद एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ही, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी जानकारियां PDF आपको मिल जाएगा। ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, क्लिक करके मनचाहा वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।